हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लॉ एंड रिसर्च। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 15 टू सेक्शन 20 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, जो हमें बताता है कि अगर हमें अपना सूट फाइल करना है तो हम किस प्लेस पर अपना सूट फाइल कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। देखिए, सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी हमें बताता है कि जो हमारा सूट होगा वो हमें सबसे लोएस्ट ग्रेड कोर्ट में फाइल करना होगा। अब ये कैसे पता लगेगा हमें कि लोएस्ट ग्रेड कोर्ट कौन सा है? तो उसके लिए हमें कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन देखनी होगी। देखिए, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है कि कोर्ट की क्या पावर है किसी सूट को ट्राई करने की इन मॉनेटरी टर्म्स। देखिए, हर कोर्ट की अपनी अपनी पावर होती है। कुछ कोर्ट 20 लाख तक का सूट ट्राई कर सकते हैं, कुछ कोर्ट्स 2 करोड़ तक का सूट ट्राई कर सकते हैं, एंड कुछ कोर्ट्स जो मैटर अबव 2 करोड़ हैं उन्हें ट्राई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से कोर्ट्स की कंपिटेंसी डिवाइडेड है। तो अगर आपका मैटर 20 लाख रुपए का है तो आप सीधा हाई कोर्ट नहीं जा सकते, बल्कि आपको देखना होगा कि किस कोर्ट के पास कॉम्पिटेंसी है जो 20 लाख तक का मैटर ट्राई कर सकता है। उसके लिए आपको एक और एक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कोर्ट्स एक्ट। वो हर स्टेट का अलग अलग होता है एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपना सूट लोएस्ट ग्रेड कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने हायर ग्रेड कोर्ट में फाइल कर दिया अपना सूट तो वो इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। सेक्शन 15 कहता है कि आपको अपना सूट लोएस्ट ग्रेड कोर्ट में फाइल करना होगा। तो अब हम चलते हैं सेक्शन 16 की तरफ। देखिए, सेक्शन 16 डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट आप कहाँ पर फाइल करेंगे? देखिए, जनरल रूल हमारा ये कहता है कि जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी आपको वहीं पर अपना सूट फाइल करना होगा। ये रूल इसीलिए बनाया गया ताकि जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी है वहाँ अगर सूट फाइल हो गया तो कोर्ट के लिए इजी होगा उस प्रॉपर्टी को रिकवर करना या उससे डील करना, क्योंकि उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी फॉल करेगी। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट उसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है एंड अगर सूट वहीं फाइल हो जाता है तो कोर्ट के लिए इजी होता है उस प्रॉपर्टी के साथ डील करना। इसीलिए इस प्रोविज़न को बनाया गया ताकि सूट वहीं फाइल हो जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो अब हम देख लेते हैं इसका क्लॉज ए। देखिए, क्लॉज ए कहता है जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर करनी है तो उसके लिए भी आपको सेक्शन 16 को रेफ़र करना होगा, या आपको किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन कराना है तो भी आपको सेक्शन 16 को रेफ़र करना होगा। एंड सी क्लॉज ये कहता है अगर आपका सूट रिलेटेड है मॉर्टगेज या चार्ज से तो भी आप सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग अपना सूट फाइल कर सकते हैं। एंड डी डील करता है अदर राइट विच इज़ पर्टेनिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वहाँ पर भी आप 16 को रेफ़र करेंगे अपना सूट फाइल करने के लिए। अगर मैं ई पार्ट की बात करूँ, जहाँ पर कंपनसेशन से रिलेटेड है आपका सूट, कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो भी आपको सूट वहीं फाइल करना होगा जहाँ पर सेक्शन 16 कहता है। या फिर अगर आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जो अंडर अटैचमेंट है और डिस्ट्रेंट है तो आपको वहीं फाइल करना होगा जहाँ पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एफ क्लॉज के बाद लिखा हुआ है शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। अब हम पढ़ते हैं इसका प्रोवाइज़ो। देखिए, प्रोवाइज़ो में ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर कंपनसेशन क्लेम करना है आपको फॉर रॉन्ग डन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर आप डिफेंडेंट को पर्सनली बाउंड करके एंटायर रिलीफ को क्लेम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल ओबीडियंस, जिसका मतलब यही होता है कि आप पर्सनली बाउंड कर सकते हैं डिफेंडेंट को टू क्लेम योर रिलीफ। देखिए, अगर हम प्रोवाइज़ो की बात करें तो ये रिलेट करता है आपके क्लॉज ई से, जहाँ पर कंपनसेशन की बात की हुई है। तो ऐसे केस को आप वहाँ फाइल कर सकते हैं जहाँ पर वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती थी जिसके अगेंस्ट रॉन्ग कमिट हुआ, या फिर आप सूट वहाँ फाइल कर सकते हैं जहाँ पर डिफेंडेंट रिसाइड करता है या अपना बिजनेस कैरी करता है या फिर कहीं पर जॉब करता है या वर्क करता है। तो यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन और आ जाते हैं। हम वहाँ भी सूट फाइल कर सकते हैं जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है या अपना बिजनेस करता है या कहीं जॉब करता है। ये प्रोवाइज़ो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील नहीं करना।
क्योंकि हमें उस प्रॉपर्टी को रिकवर भी नहीं करना है, ना उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन कराना है। मतलब कुल मिलाकर उस प्रॉपर्टी का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ डिफेंडेंट से अपना पैसा लेना है, प्रॉपर्टी से तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए ऐसे केसेस में हम डिफेंडेंट को पर्सनली बाउंड करके अपना पैसा ले सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि आप वहीं जाओ सूट फाइल करने जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती थी। आप और जगह भी जा सकते हैं, जैसा कि प्रोवाइज़ो में लिखा हुआ है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बट प्रोवाइज़ो की कुछ कंडीशंस हैं, वो ज़रूर फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, प्रॉपर्टी मस्ट बी अंडर पोजेशन ऑफ डिफेंडेंट। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हेल्ड बाय डिफेंडेंट और ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट, यानी कि उसके एजेंट के कब्जे में थी वो प्रॉपर्टी, तब ये रॉन्ग कमिट हुआ। एंड जो एंटायर रिलीफ है वो आप पर्सनल ओबीडियंस से ले सकते हैं। पर्सनल ओबीडियंस से कब ले सकते हैं? जब रॉन्ग डन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ है, आपको सिर्फ कंपनसेशन चाहिए, प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में आप और 3 जगह भी फाइल कर सकते हैं अपना केस। तो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 17। देखिए सेक्शन 17 एक सिचुएशन को कवर करता है जहाँ पर, फॉर एग्जांपल, जहाँ पर प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है कि वो 2 कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है। तो आप दोनों में से किसी भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में अपना सूट फाइल कर सकते हैं। सपोज़ आपकी प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है कि वो 2 कोर्ट्स में फॉल कर रही है। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है कि वो रोहिणी कोर्ट में भी फॉल करती है एंड द्वारका कोर्ट में भी फॉल करती है। अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल लूँ, तो आप दोनों में से किसी एक कोर्ट में अपना केस को डाल सकते हैं, चाहे रोहिणी या फिर द्वारका। तो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 18। देखिए सेक्शन 18 बात करता है जहाँ पर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन है। देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि ये पता नहीं होता कि ये प्रॉपर्टी किसके जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रही है। जैसे कई बार प्रॉपर्टी किसी स्टेट के बॉर्डर पर होती है, तो हमें पता नहीं होता कि ये एरिया किस कोर्ट के अंडर आता है। तो उस केस में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट रीजंस रिकॉर्ड कर लेते हैं कि यस देयर एग्जिस्ट सम अनसर्टेनिटी, एंड उसके बाद उस केस को ट्राई कर सकते हैं। देखिए कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 17 और 18 ऑलमोस्ट सेम है, बट ऐसा नहीं है। देखिए सेक्शन 17 में कहीं भी अनसर्टेनिटी नहीं है कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को लेके। हमें पता है कि इस कोर्ट की इतनी जुरिस्डिक्शन है एंड दूसरे कोर्ट की उतनी है, बट वो प्रॉपर्टी ही इतनी बड़ी है कि वो दोनों जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रही है। तो इसीलिए हम सेक्शन 17 में किसी भी कोर्ट में जाकर अपना सूट फाइल कर सकते थे। बट सेक्शन 18 में सिचुएशन अलग है। सेक्शन 18 में प्रॉपर्टी तो सर्टेन है, बट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी किस जुरिस्डिक्शन में फॉल करेगी। सेक्शन 17 में हमें पता था कि ये प्रॉपर्टी दोनों कोर्ट्स में फॉल करती है, क्योंकि जुरिडिक्शन अनसर्टेन नहीं है। बट सेक्शन 18 में जुरिडिक्शन अनसर्टेन है, हमें पता नहीं है कि किस कोर्ट में फॉल करती है। तो वहाँ पर कोर्ट रीज़न रिकॉर्ड करते हैं एंड कोर्ट को आगे ट्रायल को आगे चलाते हैं। देखिए क्लॉज 2 ये कहता है कि ऑब्जेक्शन एज टू अनसर्टेनिटी ऑफ जुरिडिक्शन अलाउ नहीं होगा रिविजनल कोर्ट में या एपिलेट कोर्ट में, अनलेस कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि ऐसा ग्राउंड एग्जिस्ट करता था एंड ऐसा ग्राउंड रिकॉर्ड ना करने की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ, तो उस केस में ऑब्जेक्शन को अलाउ कर देगी कोर्ट। अदरवाइज ऐसे ऑब्जेक्शन को आप अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट में नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन आपको ट्रायल कोर्ट में ही लेना था। तब तो आपने लिया नहीं, अब आप रिविजनल कोर्ट एंड अपीलेट कोर्ट में रेज नहीं कर सकते अनलेस देयर वाज अ फेलियर ऑफ जस्टिस। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो हम बाकी सेक्शंस को किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।